Hello everyone, how are you all? So today we back again with a last minute preparation video, and the subject is contemporary Indian society, B.Ed first year. So as we already earlier noticed that we are getting short note in our exams. So let's begin with the question number 1. Write a short note on the following topics. First one is the right to free and compulsory education. So right to free and compulsory education is what? It's a scheme that government has started under the constitution of article 21A. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, आर्टिकल 21A में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में दिया गया है, जहाँ पर बच्चे 6 से 14 साल तक के यानी कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले गांव वगैरह में बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते थे, उनके पेरेंट्स भी अवेयर नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं उनके लिए स्कूल जाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, सो ये जो टारगेट था इज़ टू प्रोवाइड द एजुकेशन विच इज़ नॉट अ लग्जरी। इसको लग्जरी नहीं माना गया, ये सबके लिए एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दी गई। फिर गवर्नमेंट ने एक चीज़ और ये बोली है कि जो आपका स्कूल होना चाहिए वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी तक होना चाहिए, ताकि बच्चा आराम से पहुंच सके, पेरेंट्स भी उसको भेज सके। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट थी, जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो था कि एक क्लास में 30 बच्चा होता है और उस पर एक टीचर रखी जाएगी, यानी कि 30:1 का रेशियो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। ठीक है, एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में मिड डे मील भी था, यानी कि एक वक्त का खाना भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। इससे बच्चे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और इंटरेस्ट लेंगे एजुकेशन में। गवर्नमेंट ने लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करी ड्यूरिंग दैट, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसमें प्रॉपरली चीज़ें करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, तो कहीं पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइडेड होती है। मिड डे मील जो मील होता है वो इट्स नॉट प्रॉपर। ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से एक स्कूल ड्रॉप आउट्स हमने देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चे जो हैं वो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में इतना ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस आंसर का। नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट बोला गया है वो कोठारी कमीशन बोला गया है, यानी कि इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964 to 1968 तक ये मतलब था। ये कोठारी कमीशन ये जो था गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश किया था अंडर द चेयरमैनशिप। किसके चेयरमैनशिप कौन थे? चेयरमैन कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी कि जो एजुकेशन है इंडिया की वो किस तरह होनी चाहिए, ये दी थी आपकी बेटा 1964 में। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द कमीशन एग्जामिन्ड ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड सजेस्टेड रिफॉर्म्स, यानी कि इंडियन का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें बदलाव होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बताई, और इट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी 1968। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, यानी कि NEP आपका, वो भी एक क्या कहते हैं फाउंडेशन, मतलब ये जो बेस जो बना इसका, ये कोठारी कमीशन से ही बना। ठीक है, जो मेजर रिकमेंडेशंस थी कि जो एजुकेशन है 10+2+3 यानी कि कॉलेज लेवल तक का, स्कूल में और कॉलेज लेवल तक का बोला गया था। इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बताया गया था कोठारी कमीशन में, कि एक स्टूडेंट को 3 लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। एक उसकी खुद की रीजनल जो लैंग्वेज है, एंड उसका हिंदी, क्योंकि इंडिया में हिंदी मान्यता है, और फिर उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए बोला गया था। ठीक है, क्योंकि कॉलोनियल टाइम पीरियड से ही आपको पता है इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया था, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन, इसमें हर बच्चा पढ़ेगा, सबको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। मेन जो सब्जेक्ट्स इधर रहे थे कोठारी कमीशन के टाइम पे वो था साइंस और मैथ। ठीक है, तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो।
इम्प्रूवमेंट इन टीचर एजुकेशन, तो टीचर की एजुकेशन, इनके टीचर को ट्रेन किया जाए और वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया, ठीक है। और फिर क्या बोला गया कि जो सोशल जस्टिस होना चाहिए एजुकेशन में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट नोट बोला गया है वो एडवांटेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। एडवांटेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन यानी कि आप ये देख रहे हैं आज जो मॉडर्न एक एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी है, उसमें आपको क्या चेंज मिलता है पहले के मुकाबले। अगर हम बात करें पहले की, तो पहले गुरुकुल सिस्टम होता था जहाँ पर हम हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते थे। लेकिन आफ्टर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल टाइम पीरियड से जो ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर डाला, ठीक है। एंड दूसरी बात, यहाँ पर एजुकेशन तो हुआ, फिर हमारा हेल्थ भी बहुत इफेक्ट हुआ। कई सारे हॉस्पिटल्स खोले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सेट किए गए। देन कई सारी फैक्ट्रीज ओपन हुई, यानी कि इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पैक्ट आया आफ्टर द मॉडर्नाइजेशन कि जो फैक्ट्रीज है वो ऐसा प्रोडक्ट बनाने लगी जो ज़्यादा बने, वो भी कम समय में, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स इन लेस टाइम, ठीक है। ये एक मॉडर्नाइजेशन से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, गुड इम्पैक्ट आया, ठीक है। और एग्रीकल्चर फील्ड में भी पुरानी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल ना करके नई चीज़ें और नई तरीके से जल्दी जैसे हमारी जो क्रॉप्स है वो ग्रो करे और ज़्यादा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, तो उसके लिए थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन में एक चीज़ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड द इक्वालिटी। यानी कि आफ्टर मॉडर्नाइजेशन सबको अपने राइट के बारे में पता चल रहा है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ बेसिक नॉट अ लग्जरी थिंग। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये बेसिक है। हर किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। हर कोई बंदा जो है, हर कोई व्यक्ति जो है वो लिटरेट होना चाहिए, इलिटरेट नहीं होना चाहिए आज के समय में। तो मॉडर्नाइजेशन के ये सारे एडवांटेज हैं, ठीक है। लास्ट आप शॉर्ट नोट देखेंगे, मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। सो काफ़ी ज़्यादा डिबेट रहती है हमारे इंडियन सोसाइटी में अबाउट द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या होता है कि इट्स कीपिंग द सीट्स असाइड एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब्स, मतलब उन लोगों के लिए जो लोअर कास्ट है, जो SC STs OBCs में आ रहे हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस है या डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, उनके लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट की हमारी गवर्नमेंट ने। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सही है गलत है, मैं किसी चीज़ के फेवर में नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा टॉपिक अभी आपको क्लियर करना है, समझाना है रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही हैं, एंड मैं फेवर नहीं करूँगी किसी एक चीज़ का। यहाँ पे एडवांटेज रिजर्वेशन का ये हुआ कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको इक्वालिटी मिली, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जो कि पहले के टाइम में नहीं मिलती थी, ठीक है। एंड सोसाइटी भी थोड़ा अपलिफ्ट हुई, क्योंकि बहुत बहुत टाइम पहले बहुत जातिवाद था, बहुत कास्टिज्म था, रिलीजनिज्म था, बहुत सारी चीज़ें थी। डिसएडवांटेज क्या हुआ है कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, अगर मतलब आप ही में देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके 85 मार्क्स आ रहे हैं और वहीं लोअर कास्ट में 65 लेकर बच्चा जो है वो जॉब ले रहा है, तो एक डिसएडवांटेज रहा है ये थोड़ा सा अभी। और फिर एक नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट एक हायर पोस्ट पे पहुंच जाता है या फिर डॉक्टर, मिनिस्टर, कुछ भी बन जाता है, तो वो एक सोसाइटी के लिए ड्रॉबैक है, ठीक है। इट्स वेरी हार्मफुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इन कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। सो बेटा, एजुकेशन जब आफ्टर कोठारी कमीशन और ये काफ़ी सारे NEP के द्वारा ये हमारी कॉन्क्रेस्ट लिस्ट में एजुकेशन को मतलब एक पोजीशन मिली है, स्थान मिला है। तो यहाँ पर 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट यानी कि जो चेंज लेकर आए थे, 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल जब चेंज हुआ था, तो इसके अंदर एजुकेशन को एक बोला गया था कि जो सेंट्रल है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगी, एंड दोनों ही इक्वल रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है, फुल सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रायोरिटी दी गई एजुकेशन को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे, सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए।
ठीक है। एंड दूसरा क्या क्या करा इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन है वो सभी बच्चों को मिलनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, स्टेट। ठीक है, सबके लिए है, कोई भी बच्चा कहीं भी जाकर किसी भी स्टेट में जाके पढ़ सकता है विदाउट एनी इशू। तो इक्वालिटी इन एजुकेशन तब जब एजुकेशन को एक स्थान मिला, एक पोजीशन मिली, तो वहाँ पर डिसाइड किया गया कि जो एजुकेशन है जो इक्वालिटी लेकर आएगी। ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इंडिया का सिस्टम जो है वो चेंज हुआ एजुकेशन को लेकर। हाँ, हालांकि अभी भी थोड़ा सा चेंजेस होने बाकी हैं और होना भी चाहिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अभी जो बहुत ज़्यादा जो चल रहा है, जैसे आपके बीएड आप कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, कई सारे आप कोर्सेज कर रहे हो, एनटीटी कर रहे हो, ये जो है सारे के सारे एक ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स को कि कैसे आपको बच्चों के साथ डील करना है। वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है, टेक्निकल एजुकेशन मिलता है। ठीक है, दूसरी बात जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देने की है वो है वुमेन्स एजुकेशन, यानी कि लड़की को पढ़ाया जाए, ये नहीं कि उसको घर बिठा लो। नेक्स्ट है एडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी। यहाँ पर एडल्ट के लेकर भी है कि एडल्ट अगर पढ़ा लिखा नहीं है और पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, इस मॉडर्नाइजेशन में तो आप ये भी एड ऑन कर सकते हो लाइन, मतलब मिक्स करके आप लिख सकते हो आंसर अपना। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी का एजुकेशन मतलब एजुकेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो हर टाइम यूज़ होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि आप चाहे स्पेशल चाइल्ड हैं या मतलब आप हाइपर एक्टिव हैं, कोई से भी आप बच्चे हैं, तो आप किसी भी क्लास में जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको मना नहीं करेगा कोई स्कूल, कोई टीचर, कोई बच्चा आपको मना नहीं करेगा कि आपके लिए एक स्पेशल स्कूल है, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑल द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, नो मैटर एट ऑल, बस आपको एजुकेशन मिलेगी। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं जो एजुकेशन में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने देखा है। ठीक है, और देख रही है आफ्टर द मॉडर्नाइजेशन। कंक्लूजन क्या है, द कॉन्करेंट स्टेट ऑफ एजुकेशन इनेबल्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट टू वर्क टुगेदर फॉर द एक्सपेंशन, इम्प्रूवमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट द इंडिया। सो ये कंक्लूजन आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बनता है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14 एंड 30। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन को लेकर है ये दोनों ही आर्टिकल। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है, यानी कि जो इस आर्टिकल में बोला गया है कि हर कोई जो है वो इक्वल है बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ से पहले वो इक्वल है और उसको राइट है एजुकेशन लेने का। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं अपनी लर्निंग के लिए, ठीक है, कहीं पर भी जाके पढ़ सकता है, कोई भी बैकग्राउंड है, कोई भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, कोई मैटर नहीं करता है, आपको राइट टू इक्वालिटी है। तो आर्टिकल 14 में हम ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 30 में जो है इसमें आप किसी भी कास्ट को अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो और इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए या रिलीजन के लिए आप स्कूल खोल रहे हो या कॉलेज खोल रहे हो, नहीं, सब बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको फ्रीडम है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो कि माइनर लोग हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज़ केस में जैसे रिलीजियसली और लिंग्विस्टिकली, ठीक है, एज लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आर्टिकल 30 में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। देन इसमें क्या बोला है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है एजुकेशन में, ये इक्वालिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात जो है ये माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और हमारे जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, कि आप किसी भी कल्चर के हो तो वो डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में, तो वैसे ही हमारा इंडिया जो डाइवर्स कंट्री है, तब भी आप एजुकेशन ले सकते हो। तो
जैसे कोठारी कमीशन में 3 लैंग्वेज था, हिंदी, इंग्लिश और आपका जो रिलीजन लैंग्वेज है, आप वो उसमें आप पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ये आप डायग्राम बना सकते हो। ये आर्टिकल 1430, इसके लिए ये आपका क्या कहते हैं, एक पेज पूरा यूटिलाइज हो सकता है इसमें। आप ये देखिए, सर्कल में मैंने बनाया है फंडामेंटल एजुकेशनल राइट। ये फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल 14 और 30, राइट टू इक्वालिटी, एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी। सो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ से पहले जो है वो इक्वालिटी होनी चाहिए सबको, और एजुकेशनल की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल 30 है वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करता है। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करने का भी हक है माइनॉरिटीज़ को, ठीक है। तो आर्टिकल 30 में ये लिखा गया है। सो ओके स्टूडेंट्स, सो ये 3 क्वेश्चंस हमने इम्पॉर्टेंट करे हैं। आपको किसी भी वे में आ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, या आपको डिटेल भी पूछी जा सकती है। तो आप लोगों का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप ये अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, मेरी अपकमिंग जो वीडियो हो, मिल जाए, और आप ये विदिन 10-15 मिनट्स में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एवरीवन। थैंक यू।